उनकी जेनजी ऑर्गेनाइज तरीके से एक पुरअमन जो एहतजाज करने की सलाहियत रखती है। हमारी जेनजी है, उसको मैं जेनजी तो खैर कहूंगा ही नहीं है, हमारे गुंडे टाइप लोग हैं जिनको कभी पठान और कभी पंजाबी प्रमोट करके सड़कों पे लाते हैं और पुरतशद्दद चीजें की जाती हैं। अपनी ही गवर्नमेंट की बिल्डिंगें और अपनी गवर्नमेंट की बसें अपनी उनको जलाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेजर जो डिफरेंस है बिटवीन दीज टू जेनजीज, भारत की जेनजी ने सियासत को इसमें नहीं आने दिया। इसके ऊपर ना कांग्रेस को ना किसी और पार्टी को रोटियां सेकने की इजाजत नहीं दी। जबकि हमारी जेनजी जो है वो सिर्फ है ही, उनकी जिंदगी से अगर पिंकी पीरनी निकाल दी जाए तो हमारी जेनजी डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी जेनजी जो है वो चाहती है पिंकी पीरनी के मुअक्कलात आए, जिन्नात आए और पाकिस्तान के मसाइल हल करें, हमें कुछ ना करना पड़े, कुछ भी ना कर सके। हमारी जेनजी का एक लीडर, हमारे पास भी एक दीपिके मौजूद था, मैं उसकी बात कोट करना चाहूंगा। हमारे दीपिके ने इस्लामाबाद खड़े होकर कहा था, अब्बू जी हमें पुलिस वाले मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे। ये हमारा दीपिके था। इस वक्त जितनी आपकी लूटिंग एलीट है, रूलिंग एलीट है, वो सारी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आपके ब्रिटिश एजेंटों के बच्चे सारे बाहर पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों के छातियों पे गोलियां मारते हैं और डंडे मारते हैं। दुख वाली बात है। और हालात देखे पाकिस्तान की जेनजी के, दो इंग्लिश के लफ्ज सीधे नहीं आते इनको। आप उस जेनजी से बात कंपेयर करते हैं। वो जेनजी आई है, उन्होंने कोई सियासत वाली बात की नहीं, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। चीमा साहब, उन्होंने आपके धर्मेंद्र प्रधान ने उसने रिजाइन किया है, साथ उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कॉल। आपकी कौम ये सलाहियत रखती है कि कॉल ऑफ कर दिया जाए एहतजाज को कौम की बेहतरी के लिए? वो आते, वो तो क्या किया इस्लामाबाद के अंदर, इन्होंने तोपे लेके आते हैं, चीमा साहब असले लेकर आते हैं, फायरिंग करते हैं आगे आगे फौज के ऊपर और पुलिस के ऊपर, और पीछे खड़े होकर आपके जो लीडर है वो कहते गोली खाओ आगे, चलो पीछे क्यों हट रहे हो, आगे हो। लाशें चाहिए होती हैं उनको, कहते लाशें उठाओ जनाजे में, ताकि यहां को गिरा। पर एक भी बच्चा मैं नहीं कहता, बिल्कुल किसी माँ के बच्चे थे सारे, कि एक भी बच्चा वहां मारा गया। हम लोग कमरे के अंदर पंखे के साथ लटक के मर जाएंगे, कौम के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब उसकी वजह बताना चाहूंगा। मैंने जिस तरह अगले दिन कहा था कि देखने वाले बच्चों को खासकर ये कहना चाहूंगा, चाहे हिंदू सिख मुसलमान, गिनती के पठान आते थे यहाँ पे, अफगानी गिनती, और महाभारत के ऊपर हुकूमत करते थे। गिनती का गोरा आया यहाँ ब्रिटिश और महाभारत के ऊपर करता रहा। आज भी हमारे मुमालिक पे उन्हीं के एजेंट, ब्रिटिश एजेंट, मैं तो अल-ऐलान कहता हूं, वही ब्रिटिश एजेंट आज गोरा वहां से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे मुल्कों को सुप्रेस कर रहे हैं। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी और सिर्फ अब हम आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचा हुआ है और वो पाकिस्तान को मुसलसल कह रहे हैं जी कि हम तो, आप टेरर इकोसिस्टम बनाते हैं, हम इकोनॉमिक सेटअप बनाते हैं, आप सुसाइड बॉम्बर देते हैं, हम सैटेलाइट भेजते हैं, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं तारड़ साहब। और माहौल को उन्होंने गर्म किया हुआ है राइट आफ्टर द रेजिग्नेशन जो उनके एक मिनिस्टर साहब एजुकेशन की तरफ से आया। दूसरा, तारड़ साहब, कुवैत के साथ पाकिस्तान की जो है वो डील एक हुई है डिफेंस कोऑपरेशन की, उस पर भी कमेंट कीजिएगा कि ये अरब दुनिया पाकिस्तान की तरफ अब आ रही है। और तीसरा, ट्रंप साहब ने 2 दिन से हमले नहीं किए क्योंकि उनके इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं, मसला बन गया है कि वो अब तादाद कम हो गई है, तो जनरल डैन केन वगैरह कह रहे हैं कि अभी मौका नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए। तारड़ साहब, कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को और ये हाउ द सिचुएशन इज मूविंग ऑन? और साइड में इंडिया के अंदर जो है वो यूथ कामयाब हो गई, लेकिन पाकिस्तान की यूथ आज तक क्यों कामयाब नहीं हुई और इकट्ठी नहीं हो सकी? इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और फिर मेरे वतन अजीज की जेनजी कहाँ है, वो कहाँ खड़ी है, पहले इस चीज का कंपैरिजन करेंगे इसको आज। चीमा साहब, एक तो जेनजी एक ऐसी चीज है जो 1997 से जो पैदा हुए बच्चे वो 2012 तक, उनको कहा जाता है जेनजी, लफ्ज है जूमर्स, वहां से जेनजी है। इनको जेनजी क्यों कहा जाता है? डिजिटल नेटिव्स हैं ये, इनके पास हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद है और सबके पास मुस्तकिल स्मार्टफोन है। ये एक 3-4 चीजें हैं जो जेनजी के लिए होना जरूरी है, तब आपको जेनजी कहा जाता है। इंडिया की जेनजी जो है वो 25 से 35% है और हमारे पास तकरीबन जो है जेनजी वो उसको तकरीबन आबादी 255 मिलियन है। भारत की जेनजी जो है वो उनकी एज 29.8 है, हमारी जेनजी की एज जो है 21.6 ईयर्स। भारत की जेनजी 17% बेरोजगार है, हमारी 9% बेरोजगार है। चीमा साहब, उसमें उनकी पॉपुलेशन 377 मिलियन बनती है, हमारी 75, जिस तरह मैंने 75 मिलियन बनती है जेनजी। मेजर डिफरेंस जो उन्होंने जेनजी ने कल प्रूव किया है कि उनकी जेनजी ऑर्गेनाइज तरीके से एक पुरअमन जो एहतजाज करने की सलाहियत रखती है। हमारी जेनजी है, उसको मैं जेनजी तो खैर कहूंगा ही नहीं है, हमारे गुंडे टाइप लोग हैं
जिनको कभी पठान और कभी पंजाबी प्रमोट करके सड़कों पे लाते हैं और पुरतशद्दद चीजें की जाती हैं, अपनी ही गवर्नमेंट की बिल्डिंगें और अपनी गवर्नमेंट की बसें अपनी उनको जलाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेजर जो डिफरेंस है बिटवीन दीज टू जेनजीज, भारत की जेनजी ने सियासत को इसमें नहीं आने दिया, इसके ऊपर ना कांग्रेस को ना किसी और पार्टी को रोटियां सेकने की इजाजत नहीं दी। जबकि हमारी जेनजी जो है वो सिर्फ है ही, उनकी जिंदगी से अगर पिंकी पीरनी निकाल दी जाए तो हमारी जेनजी डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी जेनजी जो है वो चाहती है पिंकी पीरनी के मौकलात आए, जिन्नात आए और वो पाकिस्तान के मसाइल हल करें, हमें कुछ ना करना पड़े, कुछ भी ना कर सके। हमारी जेनजी का एक लीडर, हमारे पास भी एक दीपिके मौजूद था, मैं उसकी बात कोट करना चाहूंगा। हमारे दीपिके ने इस्लामाबाद खड़े होकर कहा था, अब्बू जी हमें पुलिस वाले मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे। ये हमारा दीपिके था। चले मैं आज जो चीमा साहब बता रहे हैं, आगे 5 सबक जो आज सीखे गए हैं जेनजी की वजह से भारत के, वहां से शुरू करते हैं। एक सबसे बड़ा सबक तो यह है कि जेनजी जीत गई है। दूसरा सबक यह सीखा गया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड देम। डिग्रियां प्रिंट करने से इंटेलेक्ट नहीं होता। तीसरा सबक सीखा गया है कि बूढ़े बाबे जो है वहां के, उनके बूढ़े बाबे लीडरान, वो दे आर नॉट वर्केबल, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द जेनजी इज। पांचवी चीज जो सीखी गई है कि डेमोक्रेसी स्टिल वर्क्स अगर पूरे तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए। अगला सबक छठा जो सीखा गया चीमा साहब, कि उनका एहतजाज पीसफुल था, डिसिप्लिन था, ऑर्गेनाइज था। छठा सबक यह सीखा गया है कि मीडिया ने, गोदी मीडिया, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। काकरोच जनता पार्टी को बैन कर दिया गया था, उन्होंने कवरेज ही नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद उनकी मूवमेंट कामयाब हुई है। छठा सबसे बड़ा सबक यह सीखा है कि इसका मतलब यह था कि लोग आज भी जिंदा हैं। अगर चाहे आप उनको कहें कि अगर जो आरएसएस में, बीजेपी में बिलीव नहीं करता वो देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। और आखिरी सबक जो सीखा गया है 7वें नंबर पर, वो खौफ का जो डर था कि पुलिसा चौक के लै जाएंगियां, मार देंगियां, कोठियां उड़ देंगियां। खौफ के बुत जो है वो गिर चुके हैं। ये 7 सबक सीखे गए हैं इसमें से, इस मूवमेंट से। पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करता हूं, पाकिस्तान की जेनजी किधर है। एक तो जातियात के ऊपर मूवमेंट चलाते हैं, किसी इशू के ऊपर मूवमेंट नहीं चलाते शुरू से आज तक, शुरू से लेकर आज तक। दूसरी ये है कि तालीम के तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन भारत के बच्चों ने तो कहा ना, हमारे पेपर लीक होते हैं जिसपे मूड, पाकिस्तान में तो इशू ही नहीं ना, एजुकेशन के स्पेलिंग ही नहीं आते किसी को। मजहबी तालीम की तरफ ले जाए, मौलाना फजलुर रहमान को बच्चे दे आते हैं, वो मिसाइल बनाते हैं। फिर उसके बाद इंतकामी सियासत है चीमा साहब। एक वजीर आजम बाहर आता है, दूसरे को जेल में डाल देता है, इंतकामी सियासत। फिर आप इसमें जो 5वां सबक है कि लसानी और इलाकाई डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं। अब ये देखें, रिसेंट मिसाल देना चाहता हूं, आजाद कश्मीर के अंदर आज क्या हो रहा है चीमा साहब। इलेक्शन में आज आपकी जो बैन पार्टी है उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, और वो जो पार्टी है इस वक्त कालादम पार्टी है आजाद कश्मीर की, उसको चलाने वाला पीटीआई का काउंसलर है और साथ टीएलपी के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, क्योंकि वो पंजाब में उनको यहां रोका गया है और उन्होंने कश्मीर में जाके आपसे इंतकाम ले लिया। इंतकामी सियासत, एक जेल के अंदर एक बार, 2 बार ते 3 अंदर। दिस इज पाकिस्तानी स्टैंड अप। फिर चीमा साहब, क्वालिटी ऑफ जेनजी में बहुत फर्क है। मैंने वहां के बच्चों को बोलते देखा है नेशनल इश्यूज के ऊपर, किसी ने भी कोई ऐसी सियासी स्टेटमेंट नहीं दी। छोटे छोटे बच्चे भी अपने सिस्टम के ब्रोकन होने की मिसालें देते थे, वो कोई वहां खड़े होकर मुर्शद नहीं कर रहे थे। आप अडियाला जेल के सामने ड्रामा देखें और प्लीज उसको जंतर मंतर के सामने जो बच्चे खड़े हैं उनका कंपैरिजन जरूर करें। बल्कि मैं दुख के साथ कहूंगा, साडी बाजी स्लाइड मशीन ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा आइन जो है ही नहीं, आइन तो कहा कोई आइन नहीं। उसने कहा ये जज सारे करप्ट हैं क्योंकि हमारे साथ नहीं है। इनके साथ जज जर्नैल खड़ा ना हो, दुनिया का बदतरीन इंसान होता है। साकिब नसार इनका रिश्तेदार था, बंदयाल साहब इनके फेवरेट जज थे, बाजवा इनका बाप था। तो इस तरह कौमें नहीं होती चीमा साहब, शख्सों की, लोगों की परस्तिश करना, नौजुबिल्लाह, दिस इज नॉट इंसानी परस्तिश करना। जो आपके साथ है वो आप उससे खुश हैं, जो आपके खिलाफ है वो आप उसके नहीं। दूसरा जीमा साहब, जो आज सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का है कि इस वक्त दुनिया की पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी जमहूरी इक़्तिदार में बिलीव ही नहीं करती। इस्तीफे दे देना असेंबलियों से, इलेक्शन का बाइकआउट करना, सड़कों पे इस्लामाबाद पे हमला करना, अपनी गाड़ियों को, अपनी बसों को जलाना हुकूमत की, और अपनी बिल्डिंगों को आग लगाना चीमा साहब,
इसको भी जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट के साथ कंपेयर जरूर किया जाए प्लीज। और मुझे वहां तो देखे, मैं आज मुबारकें दे रहा हूं उनको, उनके देखे ना वो आज रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान साहब ने रिजाइन दिया है, जोशी साहब आ गए हैं, बल्कि मैं जोशी साहब के ऊपर भी मजीद लब कुशाई करूंगा। और खासकर अभिजीत दीपके ने उनके बारे में जो ट्वीट किया है कि ये वेटनरी हस्बेंड्री से आए हैं और इनके ऊपर भी, जोशी साहब के ऊपर भी करोड़ों के करप्शन के इल्जाम हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभिजीत कह रहे हैं, दीपके। और फिर उसके बाद चीमा साहब, मैं आगे मजीद आपको बताऊंगा, खासकर आगे चलते हैं, लेकिन दुख के साथ कि हैट ऑफ टू भारतीय जेनजी जो आज जीत चुकी है, और अफसोस मेरी अपनी जेनजी जिनको इंग्लिश के 2 लफ्ज भी ट्वीट करने का सलाहियत नहीं, और जलाओ, घिराओ और तशद्दुद में बिलीव करते हैं, विच इज अ वेरी डेंजरस सिनेरियो, वेरी डेंजरस। इसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊं, कहता है मैं 500 रुपए, उसने तार साहब जो उसने बात की है ना, वो मैं कहता हूं किसी ने नहीं की। उसने कहा स्टूडेंट सड़क पे आ सकता है, उसने कहा मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता, क्योंकि मजदूर कमाता है 500। मेरे पास ये लग्जरी नहीं है कि मैं 15 दिन आके यहाँ बैठूं और मुझे तो कमिश्नर उड़ा देगा। और ये सिर्फ इंडिया के मजदूर की नहीं तार साहब, ये पाकिस्तानी मजदूर की भी बात। ये तो ऐसा नहीं है कि मजदूर इंडिया में जो है ना। चीमा साहब, और मुझे दुख है कि इन बच्चों के ऊपर डंडों के ऊपर कील लगा के मारेंगे, डंडों के ऊपर कील लगा के। पता नहीं है कितने पत्थर दिल लोग हैं, पत्थर मेरे समय से बाहर। लेकिन चीमा साहब, मैंने बता दिया वो जेनजी, मैं हैट ऑफ उनके पास, लेकिन हमारी जेनजी है ही नहीं ना। हमारे तो हमारे बच्चे वो डर जाते हैं, वो मेमा बना निकाल दिया, डाला आ जाएगा बंदे। चीमा साहब, क्योंकि उनके पास काज ही कोई नहीं, उनको काज दिया ही नहीं जाता। ये मुझे एक बात बताएं, ये कंट्री का मुर्शद था जो, इसने कौम की जमहूरी तरबियत क्यों नहीं की? ये अपोजिशन के बेंचों पे क्यों नहीं बैठा? इसने क्यों कहा है कि मेरा जर्नैल जो है कौम का बाप है, आज का जर्नैल ठीक नहीं है? ये क्यों आज कहता है कि मेरे जज ठीक थे, आज के जज गलत है? क्योंकि वो पावर पॉलिटिक्स, वो मैकियावेली है चीमा साहब, वो पावर हंग्री है, वो कौम को बनाने की सलाहियत नहीं रखता। कौमियत इसके, चीमा साहब मैं इसकी जगह होता तो अपोजिशन में बैठता, फिर दोबारा अपनी बारी का इंतजार करता, सुरखरू होता, पाकिस्तानी बच्चों की जमहूरी तरबियत करता, उनकी किरदार साजी करता, उनको किताबें पढ़ाता। चीमा साहब, इसके खुद के बच्चे बैठे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों को कहते हैं बाहर निकल के मेरे लिए गोलियां खाओ। शर्म नहीं इनको आती? चीमा साहब, इस वक्त जितनी आपकी लूटिंग एलीट है, रूलिंग एलीट है, वो सारी की सारी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आपके ब्रिटिश एजेंटों के बच्चे सारे बाहर पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों के छातियों पे गोलियां मारते हैं और डंडे मारते हैं। दुख वाली बात है। और हालात देखे पाकिस्तान की जेनजी के, 2 इंग्लिश के लफ्ज सीधे नहीं आते इनको। आप उस जेनजी से बात कंपेयर करते हैं, वो जेनजी आई है, उन्होंने कोई सियासत वाली बात की नहीं, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। चीमा साहब, उन्होंने, आपके धर्मेंद्र प्रधान ने, उसने रिजाइन किया है, साथ उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ। आपकी कौम ये सलाहियत रखती है कि कॉल ऑफ कर दिया जाए एहतजाज को कौम की बेहतरी के लिए? वो आते, वो तो क्या किया इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने? तोपे लेके आते हैं चीमा साहब, असले लेकर आते हैं, फायरिंग करते हैं आगे आगे फौज के ऊपर और पुलिस के ऊपर, और पीछे खड़े होकर आपके जो लीडर है वो कहते हैं गोली खाओ आगे, चलो पीछे क्यों हट रहे हो, आगे हो। लाशें चाहिए होती हैं उनको, कहते लाशें उठाओ जनाजे में, ताकि यहां को गिरा। पर एक भी बच्चा मैं नहीं कहता, बिल्कुल किसी माँ के बच्चे थे सारे, कि एक भी बच्चा वहां मारा गया। लेकिन जाट साहब, ये पाकिस्तानियों के लिए भी मैं तो नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि ये जिस तरह ये बच्चे ने कहा कि गरीब तो पाकिस्तान में भी हैं, और हमारी लीड को भी देखना होगा कि 1200 अरब के जहाज और याशियां और सारा कुछ और IMF के पैसे और पाकिस्तान का 40% टारगेट साहब जो टैक्स इकट्ठा होता है वो डेट को चला जाता है, कर्जा दे, हम सूद दे देते हैं 40% का। अरे सुने, इसकी बात मैं अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के पीरियड में करना चाहूंगा। 1986 में जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी 85-86 में पढ़ता था, एक बच्चा टॉपर था चीमा साहब, मैथ के अंदर वो टॉपर था और उसको लेक्चरशिप की जॉब नहीं मिली थी। वो वापस आया उस इंटरव्यू से, हम सब उस कमरे में एक दिन में उसमें बैठ के वो रोया, हमसे बड़ा था। हम सारे स्टूडेंट उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठ के रोए थे, और मैं प्रेडिक्ट करता था कि ये पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग जो उस वक्त की जेनजी थी, ये सड़कों पे आके रेवोल्यूशन लाएंगे। लेकिन अफसोस, DNA बहुत वीक है। हम लोग कमरे के अंदर पंखे के साथ लटक के मर जाएंगे, कौम के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब उसकी वजह बताना चाहूंगा। मैंने जिस तरह अगले दिन कहा था कि देखने वाले बच्चों को खासकर ये कहना चाहूंगा, चाहे हिंदू सिख मुसलमान, गिनती के पठान आते थे यहाँ पे, अफगानी गिनती, और महाभारत के ऊपर हुकूमत करते थे। गिनती का गोरा आया यहाँ ब्रिटिश, और महाभारत के ऊपर करता रहा। आज भी हमारे मुमालिक पे उन्हीं के एजेंट, ब्रिटिश एजेंट, मैं तो अल-ऐलान कहता हूं, वही ब्रिटिश एजेंट आज गोरा वहां से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे मुल्कों को सुप्रेस कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं। कल चीमा साहब, मेरी बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई थी किसी के साथ, मैंने कहा था चीमा साहब कि फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड एक जंगें, बड़ी बड़ी खूंखार जंगें लड़ी, आज बॉर्डरलेस है। दुनिया में तरक्की कौमें तभी करती हैं जब अपने हमसाए मुल्कों के साथ रिलेशनशिप ठीक हो। चीमा साहब आप देख लें, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप नहीं है, वो एक प्रॉक्सी बन चुके हैं।
भारत, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना सबसे लड़ रहा है। तरक्की किस तरह करेगा? क्योंकि तरक्की ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तरक्की उन्होंने सिर्फ एक बॉलीवुड की मूवी बना देंगे, तरक्की के ऊपर तो तरक्की हो जाएगी, यही तरक्की होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई पाकिस्तान की जेंजी और भाई भारत की जेंजी जो है मतलब कि भाई उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बोल रहा है साजिद तारा, कह रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान की जो जेंजी है उनमें 2 डंडे पड़ते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई साहब ये मुझे डंडे क्यों मार रहे हो, और वो चले जाते हैं वापस। मतलब कि भाई साहब और भारत में जो जेंजी है मतलब कि ये बात तो माननी पड़ेगी भाई साहब, वो जो मतलब कि करवाते हैं मतलब कि भाई साहब जो अड़ जाते हैं वो अड़ जाते हैं। मतलब कि भाई मतलब कि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे अभी कोकरोच जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट करे हैं मतलब कि उसमें भाई साहब उनका एजेंडा तो था ही। मतलब कि भाई साहब वो चाह तो रहे थे कि भाई भारतीय को मतलब कि मोदी गवर्नमेंट को डेंट करा जाए, ये करा जाए, बीजेपी को डेंट करा जाए, सब चीज़ करा जाए, लेकिन भाई साहब डेंट नहीं हो पाया भाई। उनकी जायज़ मांग थी, ठीक है भाई साहब, ठीक है मांग थी उनकी, ठीक है मांग ली उन्होंने यार। जेंजी का भी सपोर्ट मिल गया, सबको मिल गया, ठीक है भाई साहब। रिज़ाइन भी हो गया अब धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन भाई साहब अब क्या बीजेपी का ये बनाना भाई साहब एजुकेशन मिनिस्टर, तो भाई साहब उसमें इतने चीखे चिल्लाने की क्या जरूरत थी भाई साहब, जब उन्होंने पता ही था। लेकिन भाई साहब इन्हें डेंट करना था बीजेपी गवर्नमेंट को कि भाई साहब बस इनका एजेंडा था ना भाई साहब कि मोदी को हटाना है, बस कैसे भी करके मोदी हट जाए, बस इनका एजेंडा भाई। ये पूरे के पूरे सारे के सारे ना अपनी मतलब कि जोर लगा रहे हैं मतलब कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक कि भाई मोदी को हिला सके, सिर्फ मोदी, क्योंकि मोदी हिलने वाला नहीं है भाई साहब, मोदी इनका बाप है, ठीक है भाई साहब। मोदी मतलब सारी की सारी प्लानिंग सेटिंग करके बैठा हुआ है पहले से ही कि भाई साहब कि मेरे साथ मतलब कि भाई देखो आप मैं बताता हूँ आपको, गिनवाता हूँ। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ, मोदी गवर्नमेंट को डेंट करने के लिए तो हुआ था, ठीक है। वो नाम का था सी मतलब कि सी ए ये वो सब मतलब कि नाम का ही था बस वो, ठीक है। मतलब सी ए तो लागू भी हो गया है, हाँ हुआ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये रैसलर का प्रोटेस्ट लिया है भाई साहब, रैसलर का प्रोटेस्ट भी ये भी मोदी गवर्नमेंट को डेंट करने के लिए था, ठीक है भाई साहब। सारा का सारा मोदी गवर्नमेंट को डेंट करने के लिए था, ठीक है। उसके बाद भाई साहब ये सीजेपी फार्मर प्रोटेस्ट लेके आए, वो तो सीधा सीधा एजेंडा था भाई साहब मोदी गवर्नमेंट में। तो 3 कानून जो इतने बढ़िया कानून थे भाई साहब, किसान अपने मतलब कि फसल डायरेक्टली भाई साहब सरकार को बेच सकता है भाई साहब, ना बिना किसी मतलब सरकार को भी बेच सकता है और प्राइवेट कंपनीज को भी बेच सकता है, ठीक है भाई साहब, बिना किसी के दखल के, बिना किसी बीच में दलाल के जो पैसा खाएगा, मतलब डायरेक्टली अपनी फसल बेच सकता है। पहले क्या था, पैसे सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही बेच सकता था। बीच में भी कुछ लोग थे जो सरकार से मतलब कि डायरेक्ट डील करते थे और सरकार से डील करते थे और किसानों से डील करते थे, बीच में पैसा रह जाता था किसानों का। तो भाई ये बहुत बढ़िया कानून थे भाई, डायरेक्टली मतलब कि अपनी इस फसल को बेच सकते थे वैसे, और इंडिविजुअली कुछ भी खरीद सकते थे, लोन ले सकते थे, हर चीज़ कर सकते थे, ठीक है वैसे किसान। लेकिन वैसे को उन किसानों को मतलब कि काला कानून बता के वैसे रिजेक्ट करवा दिया गया और भारत सरकार ने वो कानून वापस लिए। मतलब कि इतने अच्छे रिफॉर्म्स हो रहे थे, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे, ठीक है भाई, वो चीज़ होने नहीं दी वैसे। ये बहुत बुरा लगता है वैसे देख के, ठीक है। मतलब कि हर चीज़ में प्रोटेस्ट करते हैं और वैसे मतलब कि देश के विरोध में, मोदी के विरोध में जाना है तुम जाओ यार, बिल्कुल तुम्हें जो करना है करो, लेकिन वैसे देश के विरोध में मत जाओ, देश की तरक्की में मतलब कि वैसे बाधा मत बनाओ। देश की तरक्की में अगर तुम बाधा बनोगे तो वैसे ये मतलब कि देश के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। मान लिया यार जेंजी है, ठीक है यार, मतलब कि भाई आप मतलब कि भाई इन्होंने रिज़ाइन करवा दिया धर्मेंद्र प्रधान जी का, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं भाई कितने बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर निकलते हैं भाई सब, ये मतलब कि भाई ये तो मतलब कि नारे लगा रहे थे, मोदी को गाली भी दे रहे थे भाई, कितना कुछ कहा। मतलब कि प्रधानमंत्री की एक मतलब कि एक छवि होती है, मतलब उसको भी मतलब कि केयर नहीं रखते भाई लोग, मतलब गालियाँ दे रहे हैं भाई साहब, मतलब बुरा भला बोल रहे हैं मोदी को भाई साहब। मतलब कि भाई तुम कितना भी कुछ बोलो भाई साहब, मोदी ने मतलब कि एक वीडियो डाली, रात में एक वीडियो डाली भाई, और भाई खेल ख़त्म कर दिया भाई के पूरे का पूरा। मतलब कि भाई साहब एक वीडियो डाली और भाई साहब वो वीडियो 350 मिलियन जा चुकी है इंस्टाग्राम पे, 150 मिलियन जा चुकी है फेसबुक पे, ठीक है भाई साहब। और मतलब कि भाई साहब क्या बोलते हैं 50-60 मिलियन जा चुकी है क्या बोलते हैं फेसबुक पे, वो ट्विटर पे। तो भाई हर जगह से मोदी मतलब कि भाई साहब मतलब कि कुल मिला के उस वीडियो को ना मतलब कि लगभग 500 से 600 मिलियन व्यूज़ ना आराम से मिल चुके हैं, ठीक है भाई साहब। आधा बिलियन व्यूज़ भाई किसी को मिल रहे हैं ना, तो भाई साहब तो समझ सकते हो भाई साहब उज्जैन जी में कितने पॉपुलर होंगे भाई साहब, ठीक है। मीम्स बन रही है मोदी जी ने मतलब कि पहली बार इंस्टाग्राम का कैमरा एंगल पहले ऐसा था, फिर उसके बाद ऐसे बनाया, फिर दूर से बनाया, मतलब कि कैमरा एंगल से सेट होता जा रहा। मतलब कि भाई हर चीज़ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जन जी में। और भाई साहब ये प्रोटेस्ट इसी वजह से नहीं बड़ा बना पाया, क्योंकि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब कि समझते हैं भाई साहब, वो परीक्षा पर चर्चा करवाते हैं, ठीक है। खेलों के लिए मतलब कि खेल मतलब कि कोई मेडल जीत के आते हैं भाई, हमारी बेटियाँ जीत के आती हैं, ठीक है भारत की, और भाई जो बच्चे हैं भारत के भाई मेंस हैं सब जीत के आते हैं, तो भाई उनसे वार्तालाप करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है भाई साहब। ऐसा हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि भाई साहब कोई प्रधानमंत्री मतलब कि वो जीत के आ रहा है कोई मेडल वगैरह, ठीक है, तो भाई उनसे सीधी बात करते हैं, ठीक है, सीधी बात करते हैं और भाई साहब उनको मतलब कि प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है भाई।
ये चीज़ तो हमने नहीं देखा। हमारे इंडियन क्रिकेट को भी मतलब इतना प्रोत्साहन करते हैं। वैसे 2023 के वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम हारी थी, तब तो भाई फाइनल में तब भी भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में आकर मतलब कि भाई साहब उनका मनोबल बढ़ाया था कि भाई अगली बार करोगे। और उसके बाद अगली बार से भाई देख लिया आपने इंडियन मेंस क्रिकेट टीम भाई साहब क्या तगड़े तरीके से मतलब कि आगे बढ़ी। मतलब कि भाई 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 2026 का वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती 2025 की। 3 ट्रॉफी भाई साहब झटके दे के भाई साहब आ गई, ठीक है। और भाई जो हमारी महिला क्रिकेट टीम है भाई साहब, वो भाई उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, 2025 का वर्ल्ड कप जीत लिया भाई साहब। पहली बार इतिहास में भाई साहब भारतीय क्रिकेट मतलब कि महिला टीम ने, भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता भाई साहब। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भाई साहब। यही चीज़ मतलब कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से ही हो पाई है सब कुछ सफल भाई। क्योंकि भाई जिस तरीके से वो प्रोत्साहन देते हैं ना भाई साहब, मतलब खिलाड़ी को भी लगता है कि भाई साहब हमारा प्राइम मिनिस्टर मतलब कि भाई हमें मतलब कि इतना प्रोत्साहन कर रहा है, हमारा मनोबल बढ़ा रहा है, तो भाई हमें भी कुछ करना चाहिए। तो भाई वो बढ़ चढ़कर भाई मतलब कि देश का नाम रोशन करने के लिए भाई मेहनत करते हैं, ठीक है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए कम से कम व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहे। तो खास मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।